नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू को करते हुए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी हर परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। प्रश्न नंबर 26 प्रैक्टिस सेट हमारा 4 चला हुआ है, जिसमें हम 50-50 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चलना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, ये पूछा गया है। होम प्रभु सूरी की है, हेमचंद सूरी की है, सारंगधर की है, या मेरुतुंग की है? तो कुमारपाल प्रतिबोध इम्पोर्टेंट रचना है सोम प्रभु सूरी जी की। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमपुर प्रभु सूरी की रचना है। सोम प्रभु सूरी गुजरात के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, तो ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कहाँ के है सोम प्रभु सूरी, गुजरात के। तो और 1252 विक्री संवत इसका समय माना गया है। और अन्य प्रमुख रचनाएं व रचनाकार हम देखते हैं तो कुमारपाल चरित नाम से जो रचना लिखी है वो लिखी है हेमचंद्र सूरी ने। अमीर रासो नाम से लिखी है सारंगधर ने। प्रबंध चिंतामणि नाम से लिखी है मेरुदंड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरुदंड या मेरुदंड भी कह सकते हैं, मेरु, तो इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चारों ही रचनाएं इम्पोर्टेंट है। कुमारपाल प्रतिबोध, या फिर जो है कुमारपाल चरित, या फिर अमीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, ये सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इम्पोर्टेंट रचनाएं है कुमारपाल चरित, हेमचंद सूरी, अमीर रासो, सारंगधर सूरी, और जो है प्रबंध चिंतामणि मेरुदंड, और कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से हमें यह सत्य कथन बताना है। एक सत्य कथन इनमें से कौन सा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण बताया है, बिल्कुल सही कथन है ये। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कीर्ति ही विचारणीय है। तो ये देखते हैं, क्रिस्टोफर कोडवेल की कीर्ति, इल्यूजन एंड रियलिटी, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये भी जो है इनकी पुस्तक है, पाश्चात्य विद्वान हुए हैं ये। एक मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परखता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनकी अवधारणा के साथ सर्जन माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा ठीक है, लेकिन बी हमारा जो है असत्य कथन यहाँ पर दिया गया है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कीर्ति ही विचारणीय है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कीर्ति ही विचारणीय है, यह कथन असत्य है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? पहले ये आपको देखना है कि ये कहानी शब्द यहाँ पर आया है, तो ये कहानी वीडा की रचना नहीं है, ये एक आत्मकथा है। और प्रभा खेतान की है, मनु भंडारी की है, मृदुला गर्ग की है, या फिर मैत्री पुष्पा की है, ये बताना है। एक कहानी यह भी जो है किसकी आत्मकथा? तो आप सभी को पता है एक कहानी यह भी इम्पोर्टेंट रचना मनु भंडारी जी की है। इसके अलावा और अन्य जो यहाँ पर लेखिकाएं दी गई है उनकी आत्मकथा संबंधी रचनाएं भी हम देख लेते हैं। प्रभा खेतान की जो आत्मकथा है वो है अनन्या से अनन्या, काफी बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रचना है। इसके अलावा मैत्री पुष्पा जी की है कस्तूरी कुंडल बसे, प्रथम भाग 2002 में प्रकाशित हुआ। गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग जो है 2008 में जो है प्रकाशित हुआ। मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथाएं है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां है?
त्रिलोचन की है, रागी राघव की है, केदारनाथ अग्रवाल की है या फिर नागार्जुन जी की है। पंक्तियां भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से ये पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल की है, जो कि एक प्रगतिवादी कवि हुए हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य पंक्तियां हैं। आज नदी बिल्कुल उदासी थी से जो है लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हम देखें। हे मेरी तुम, काफी इंपोर्टेंट रचना है इनकी। कविता है ये, हे मेरी तुम। जो सिलाई तोड़ते हैं कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे, मार प्यार के थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और एक रचना और है इनकी काफी इंपोर्टेंट, अपूर्वा, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है भाई, केदारनाथ अग्रवाल की जो अपूर्वा रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। साहित्य अकादमी, तो ये ध्यान रखना है। और कब मिला? ये मिला है 1986 में। तो 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दिए जाने लगे थे। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हुआ था, तो ध्यान रखना है उनकी रचना हिम तरंगिणी पर। इसके अलावा प्रश्न नंबर 30 जब हम देखें, निम्नलिखित में से एक कीर्ति आत्मकथा संबंधी रचना नहीं है, ये हमें बताना है। सहचर है समय यौवन के द्वार पर, या अग्नि सेतु, या फिर मेरे सात जन्म। तो इनमें से जो है आत्मकथा जो नहीं है वो है अग्नि सेतु। अग्नि सेतु एक आत्मकथा संबंधी रचना नहीं है। और किस विधा की रचना है ये ध्यान रखना है, ये एक जीवनी विधा की रचना है। बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है ये, मेरे साथ जन्म हंस राज रहबर की। सहचर है समय गोविंद मिश्र जी की है। यौवन के द्वार पर जो है देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। निर्मला जैन की कीर्ति कथा समय में तीन हमसफर कौन है, कौन रहे हैं? तो ये साहित्यकार रहे हैं तीन। तो इस पर जो है निर्मला जैन ने जो है एक रचना लिखी है जिसका नाम है कथा समय में तीन हमसफर कौन है? तो ये हम देखते हैं। कृष्णा शोभती है, मनु भंडारी है, या उषा प्रियंदा है। तो ये आपको बताना है। तो आंसर हमारा ए ही है भाई। ये तीन जो साहित्यकार हुई है, कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियंदा, ये निर्मला जैन द्वारा रचित कथा समय में तीन हमसफर के रूप में जो है दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, तो निर्मला जैन की कीर्ति कथा समय में में तीन हमसफर कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और उषा प्रियवंदा रही है। और निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कीर्तियों में शामिल है आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, एक है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, दूसरी है हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह जो है कथन किसका है? तो ये कविता के संबंध में जो कथन दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि साहित्यकार द्वारा लिखा गया है कि कविता मेरे जीवन की कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये कथन कहा है कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण जी द्वारा ये कथन कहा गया, ना कि अरुण कमल, रघुवीर शाह और राजकमल चौधरी, इनके द्वारा नहीं, कुंवर नारायण जी का कथन है ये। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे शतक के कवि कुंवर नारायण जी द्वारा कहा गया।
इसके द्वारा रचित काव्य कौन कौन से हैं? कुंवर नारायण जी के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चक्रव्यूह, परिवेश, हम तो अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। तो ये सभी जो रचनाएं हैं काव्य संबंधी, ये कुंवर नारायण जी की है, जिनमें कोई दूसरा नहीं काफी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? सभी को पता है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को। रीतिकाल कहने का कोई मतलब नहीं। गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक काल को कहा है, भक्ति काल नहीं। वही सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने नाम दिया है, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से संबोधित किया है। आदिकाल का नामकरण और अन्य विद्वानों के अनुसार उनके नाम हम देखते हैं। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके अलावा प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। सिद्ध संधि काल और चारण काल। संधि केवल चारण काल की बात आए तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम आएगा, लेकिन संधि और चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। यह श्याम पराजय की भय की संशय की भर गई तिमिर से ही सुने गरियाले, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं किस रचना से ली गई है? तो अंधायुग की ये पंक्तियां है, काफी इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधायुग। धर्मवीर भारती। इसके अलावा देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। तो ध्यान रखना है, जो मुख्य मुख्य रचनाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट रचना धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना रही है अंधायुग, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ। तो उनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान रखना है। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया एक ये काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ, ये ध्यान रखना है। धर्मवीर भारती जी की ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सात की वर्ष 1959 और एक रचना है इनकी देशांतर। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया साहित्य। लोक साहित्य की परिभाषा इनमें से किसने दी? तो लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा लिखा गया। कृष्ण देव उपाध्याय के द्वारा कहा गया, या जभेजर चंद मेधावी, वासुदेव शरण अग्रवाल, या देवेंद्र शाह सत्यार्थी। तो सही आंसर हमारा कृष्ण देव उपाध्याय। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया। लोक साहित्य की यह परिभाषा कृष्ण देव उपाध्याय की है। इसके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ लोक साहित्य की भूमिका है। नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।